अगर ज्योतिष में किसी के पास जाता है तो उसे अपना कुंडली भी प्राइमरी रूप में बनाना सीख लेना चाहिए। यदि मंगल की आपस में दृष्टि योग हो जाए तो आप राजनीति में पहुंचने के लिए तमाम लोगों को मरवा भी सकते हैं। किसी भी जन्मपत्री में अगर योगों की चर्चा करें तो दुर्योग की भी चर्चा करनी पड़ेगी। कोई भी शुभ ग्रह यदि अपने उच्च स्थिति में है, केंद्र या त्रिकोण में, कोई भी शुभ ग्रह या पाप ग्रह भी, तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है व्यक्ति को। यह व्यक्ति भिक्षुक के घर में जन्म लेके अंबानी बन सकता है। शनि का संबंध, मंगल का संबंध, राहु का संबंध षष्ठ अष्ट द्वादश से हो जाए या एक दूसरे में बैठ जाए, परिवर्तन राशि योग बना जाए, तो यह व्यक्ति भी राजा समान होता है। अच्छा। कोई शत्रु इससे मुकाबला नहीं कर सकता है। दोस्तों, पिछले शनिवार को हमारी आपसे जब मुलाकात हुई थी तो आपको संत और कथावाचक दोनों लोगों की बातों की चर्चा की गई, अपना मत गुरुजी ने दिया। आज हम बात करेंगे कुंडली से रिलेटेड। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, आइए बातचीत करते हैं। गुरुजी, कुछ हमारे व्यूअर्स ने कुछ चीज़ें पूछी हैं, मैं चाहता हूं कि एपिसोड में कुछ उनको दिया जाए आपके माध्यम से। अच्छा, जिस शास्त्र का मैं जानकार हूँ। जी जी जी। अभी जानकार क्या, विद्यार्थी हूँ। मैं जानकार तो नहीं हूँ, विद्यार्थी। गुरुजी के बारे में आपको सभी को पता होगा कि आप प्रकांड ज्योतिष विद्यार्थी हैं। मैं विद्यार्थी मान रहे थे, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जब तक जीता है आदमी तब तक सीखता रहता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्रकांड ज्योतिष विद्यार्थी हैं, तंत्र साधक हैं, मंत्र यंत्र तीनों का हस्तरेखा और आपका जो फेस रीडिंग है, इसके ये उच्च कोटि के एक विद्वान हैं। आइए, कुछ लोगों के सवाल आए हैं तो मैं पूछता हूँ। गुरुजी, एक सज्जन सवाल कर रहे हैं कि कोई ऐसी युक्ति है क्या जो हमें पंडितों के पास ना जाना पड़े और कुंडली को हम अपने आप ही देख लें? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि बड़ा भ्रम रहता है। जैसे आप किसी भी विषय के विशेषज्ञ के पास अगर जाते हैं तो आपको उसका बेसिक नॉलेज कैसे हो, प्राइमरी नॉलेज कैसे हो, ये आपको जान लेना चाहिए। लाल किताब वगैरह आती है, उसको पढ़ के कुछ हासिल होता है क्या? लाल किताब से कुछ हासिल नहीं होगा। लाल किताब केवल रेमेडी बताती है। जैसे मेडिसिन की दुकान है तो आप जब जानेंगे ही नहीं कि का बीमारी क्या है तो और इस बीमारी के लिए क्या कंपोजिशन है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सी दवा हमें लेनी है, क्या साल्ट है। तो वो छोड़ दीजिए उसको। व्यक्ति अगर ज्योतिष में किसी के पास जाता है तो उसे अपना कुंडली भी प्राइमरी रूप में बनाना सीख लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली निर्माण में, जन्मपत्री निर्माण में, उसके नाम का होना जरूरी है, उसके वह तिथि और दिन का होना जरूरी है, जिस दिन वह पैदा हुआ या जिस तिथि में वह पैदा हुआ, जिस समय उसका जन्म हुआ वह समय जान लेना जरूरी है, जिस स्थान पर वह पैदा हुआ उस स्थान का अगर अक्षांश और देशांतर भी अगर है तो उसका भी उसमें उल्लेख कर देना चाहिए। पराशर जी ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। बृहद जातकम है, फल दीपिका है, भावमंजरी है, ये सभी ग्रंथ हैं जो आपको उचित लगे वो ले लेना चाहिए। अब जब कुंडली का निर्माण, जन्मपत्री का निर्माण हम कर लेते हैं, पंचांग भी साथ में रख लीजिए। पंचांग से आपको तिथि का ज्ञान, करण का ज्ञान, योग का ज्ञान, नक्षत्र का ज्ञान और जिस वक्त जिस समय आपका जन्म हुआ है उसमें उदित लग्न का ज्ञान। उदित लग्न पूरब दिशा से जो पहला भाव है कुंडली में वह उदित लग्न है, उसमें पता चल जाता है कि कौन सी राशि आ रही है। तो एक कुंडली का निर्माण हो गया, ठीक ना। मैं बहुत बृहद नहीं जा रहा हूँ, संक्षेप में कर रहा हूँ। इसके बाद से उस कुंडली के परीक्षण के बहुत सारे आयाम हैं। कुंडली के जो प्रमुख भाव हैं
और वह केंद्र हैं जो 1, 4, 7, 10। अच्छा। त्रिकोण में केंद्र का भी एक भाव आ जाता है 1, 5, 9। आपको देखना है ग्रह की स्थिति क्या है, किस भाव में ग्रह किस राशि में बैठे हैं, ग्रह उच्च, निम्न या नीच राशि में बैठे हैं। वो प्रत्येक ग्रहों की उच्च निम्न राशियां हैं। ग्रहों की आपस में मित्र ग्रहों की क्या युग्मता है, एक साथ किन किन भावों में बैठे हैं, ग्रहों की आपस में दृष्टि का तालमेल कैसा है, मित्र ग्रहों की दृष्टियां आपस में हैं कि शत्रु ग्रहों की दृष्टियां आपस में हैं, उसी तरीके से उनका बल, स्थान बल, दिक् बल, भाव बल, ये भी उसमें है। ये इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर नक्षत्रों के विषय में आप देखें कि किस नक्षत्र में आपका नक्षत्र, इसलिए कह रहा हूं 27 नक्षत्र है, 12 भाव में बांटा गया है, 2.25 अंश का 30 डिग्री में 2.5 2.25 नक्षत्र आएंगे। तो इस जितना ही किसी चीज को सूक्ष्मतम करते हैं, जैसे अणु को तोड़ के परमाणु किया गया तो वो ज्यादा शक्तिशाली रहा, तो इस तरह से आप इसमें घुसिए। अब इसमें एक एक चीज पर मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या क्या चीज का होना चाहिए। अब प्रत्येक ग्रह की डिग्री भी है, ठीक ना? अच्छा। हाँ, वो 0 से लेकर 30 डिग्री तक, जिसमें अमूमन 10 से 15 डिग्री तक अगर ग्रह हैं तो उन्हें अच्छा माना जाता है। केंद्र त्रिकोण के संबंधों में यदि ग्रह हैं उन्हें भी अच्छा माना जाता है, इसलिए कि केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध है वो लक्ष्मी और विष्णु संबंध है। अच्छा। हाँ, केंद्र क्या 1, 4, 7, 10, त्रिकोण क्या 1, 5, 9। तो यदि आपस में कोई ग्रह केंद्र में बैठा है उसका संबंध त्रिकोण से बन गया, कोई ग्रह त्रिकोण में बैठा है उसका संबंध केंद्र से बन गया, या आपस में एक दूसरे की राशि में यह दोनों ग्रह चले गए कि चतुर्थेश जो है पंचम में है, पंचमेश जो है चतुर्थ में है। बहुसंख्यक योग हैं, सबके विषय में अभी चर्चा करना संभव नहीं है। जी। परंतु इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपने देखा कि आपका लग्न मजबूत है, ठीक? तो लग्न मजबूत है तो इसका मतलब लग्न में सपोज करिए कि बृहस्पति बैठा है, ठीक ना? अब बृहस्पति बैठा है तो आप नेतृत्व करता है, आप में ज्ञान की असीमित संभावनाएं रहेंगी। और यदि बृहस्पति चतुर्थेश हो गया या नवमेश हो गया तो आप परम भाग्यशाली हैं और ज्ञान के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, समाज में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। धन धान्य भी परिपूर्ण होगा, क्योंकि चतुर्थेश है तो आपको वाहन से सुख, माता से सुख, भूमि से सुख, अन्य प्रकार के जितने भौतिक संसाधन हैं वो सभी सुखों को ज्ञानमय तरीके से प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से विपरीत भी मैं कह सकता हूँ कि यदि शनि उच्चस्थ बैठ गया तो आप नकारात्मक तरीके से भी चीज़ों को प्राप्त करेंगे, नकारात्मक तरीके से भी आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे। परंतु आप एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं। शनि के साथ में यदि मंगल की आपस में दृष्टि योग हो जाए तो आप राजनीति में पहुँचने के लिए तमाम लोगों को मरवा भी सकते हैं, हाँ, हत्या करा सकते हैं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे युग्म हैं। यदि केवल मंगल ही 10वें भाव को प्रतिनिधित्व करता है तो आप शौर्य से संबंधित, पराक्रम से संबंधित चीज़ों में आपका योगदान होगा और आप उसमें जाएंगे। यदि सूर्य से 10वें भाव का संबंध हो जाता है, बृहस्पति भी मजबूत है, तो आप उच्च प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं। यदि भाग्य भाव से आपका संबंध अच्छा है तो भाग्येश जो है, मान लीजिए भाग्येश जो है 7वें में बैठ जाए, भाग्येश जो है लग्न में बैठ जाए, भाग्येश जो है 2य भाव में बैठ जाए, तो भाग्येश मतलब 9वें भाव का समय, यदि वो 7वें में बैठ जाए तो आपका विवाह के बाद से भाग्योदय होगा। लग्न में बैठ जाए भाग्येश तो जन्म से ही आप भाग्यशाली हैं, किसी बहुत अमीर घर के बच्चे आप हो जाएंगे, आप किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का पुत्र के रूप में पैदा होंगे, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पुत्र के रूप में पैदा होंगे। तो ये भाग्येश का
लग्न में बैठने का ये फल है, भाग्येश का द्वितीय भाव में होने का ये फल है कि आप किसी जमींदार के घर, किसी राज परिवार के घर आप पैदा होंगे। तो ये कुंडली देखने का एक तरीका है और इसमें बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे योग हैं। किसी भी जन्मपत्री में अगर योगों की चर्चा करें तो दुर्योग की भी चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक ना। जैसे योगों में गजकेसरी योग, शुभकत्री योग, राजयोग, विपरीत राजयोग, मूसल योग, विहग योग, पंच महापुरुष योग, ऐसे कई कई योग हैं। इन पर चर्चा किया जाएगा, बड़ा विस्तार हो जाएगा। परंतु ये समझ लीजिए कि कोई भी शुभ ग्रह यदि अपने उच्च स्थिति में है, केंद्र या त्रिकोण में, कोई भी शुभ ग्रह या पाप ग्रह भी, तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है व्यक्ति को। और यदि पाप ग्रह किसी भाव में बैठा है और उसकी दृष्टि किसी भाव पर पड़ रही है, जैसे शनि को ले लीजिए, अगर उसकी तीसरी, सातवीं, 10वीं 3 दृष्टियां हैं अगर पड़ रही हैं जिस भाव पर, और शनि के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, 7वें ग्रह की दृष्टि नहीं है, उस भाव को बड़ी पीड़ा पहुंचाएगा। अगर सप्तम पर दृष्टि हो रही है, वैवाहिक संबंध के खराब होने की स्थिति रहेगी, विवाह बहुत विलंब से होगा, इस प्रकार की स्थिति का सारे ग्रहों के मूल्यांकन किया जा सकता है। मैं अभी केवल शनि पर ही बात किया। तो वह विवाह उसका विलंब से होगा। यदि षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो उसके शत्रुओं का पराभव होगा। ये मतलब अच्छा बात है। त्रिक भाव होता है, षष्ठ, अष्ट, द्वादश। तो ये जो त्रिक भाव हैं, इसको हम लोग कुंडली में अच्छा नहीं मानते, परंतु इनका आपस में संबंध विपरीत राजयोग भी बनाता है। जैसे शनि का संबंध, मंगल का संबंध, राहु का संबंध षष्ठ, अष्ट, द्वादश से हो जाए या एक दूसरे में बैठ जाए, परिवर्तन रास योग बना जाए, तो यह व्यक्ति भी राजा समान होता है। अच्छा। कोई शत्रु इससे मुकाबला नहीं कर सकता है, एकदम राजसी प्रवृत्ति में आएगा। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा था हमको कि अपनी ग्रोथ, अपने परिवार के लिए दिशा निर्धारण अच्छा हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, क्या इसका कुंडली उनको भेजना पड़ेगा? एक सज्जन ने तो अपनी कुंडली भेजी भी है हमको। जी 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 जी। आर्थिक ग्रोथ के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए कुंडली के 2 भावों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है जन्मपत्री के जी। एक तो द्वितीय भाव और एक एकादश भाव। द्वितीय भाव में अस्थायित्व धन संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है। और एकादश भाव में आय, एक आय या अन्यान्य आय। अगर इस दोनों भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो दोनों तरफ से होगा। अब उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं जी। मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न मतलब 8 अंक जी। लग्न में है, तो दूसरे भाव का स्वामी, दूसरा भाव हो गया धनु। इसका स्वामी होते हैं बृहस्पति। अब यदि द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति हो गए, ठीक ना, और वो केंद्र में बैठ गए, अब मान लीजिए लग्न में बैठ जाएं, तो वो व्यक्ति विश्व में नाम कमाएगा धर्म के क्षेत्र में। अच्छा। बहुत ज्ञानी। चतुर्थ में बैठ जाए तो ज्ञान के माध्यम से भूमि का क्रय करेगा, वाहन का क्रय करेगा, चल संपत्ति, अचल संपत्ति का क्रय करेगा। जितने भी भौतिक सुख सुविधा से चीजें हैं, ये सब सुविधाओं का वह क्रय करेगा। माता से बड़ा निकट संबंध रखेगा। अच्छा। अब इस द्वितीय या एकादश भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठ जाए, अच्छा, तो उस व्यक्ति का विवाह के बाद निरंतर भाग्योदय होगा। पत्नी उसको
धनवान घर से मिलेगी, गुणवान मिलेगी, निरंतर धन को बढ़ाने वाली मिलेगी, और यह भाव भागीदारी का भाव है। तो पार्टनरशिप में वो जितने भी कारोबार करेगा उसमें वो लाभ प्राप्त करेगा। अब अगर वृश्चिक, अभी मैंने बताया वृश्चिक लग्न, तो वृश्चिक लग्न में अगर 11th हाउस में अगर कन्या राशि आती है, बाय द वे कन्या राशि आती है, तो कन्या राशि का स्वामी अर्थात आय भाव का स्वामी यदि मान लीजिए लग्न में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, बौद्धिक संपदा का मालिक, जिस कार्य में हाथ डालेगा उसी कार्य को सफल करेगा। उसकी बौद्धिक संपदा बहुत रहेगी। जिसके पास बौद्धिक संपदा रहती है वो आर्थिक संपदा भी प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ भाव में है अगर एकादशी, बुद्ध की बात कर रहा हूं, तो समझ लीजिए ये जितना सुख मैंने आपको बताया है बृहस्पति से, यह सब सुख मिलेगा। वह इतना बढ़िया ओरेटर रहेगा, इतना बढ़िया प्रवचन करता रहेगा कि अपने प्रवचन से, जैसे आजकल नहीं समाज में प्रवचन करता है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करोड़ों करोड़ों लाखों रुपया लेते हैं, वो इस कोटि का होगा। सप्तम भाव में है तो फिर वो विवाह से संबंधित, भागीदारी से संबंधित, और त्रिकोण में यदि भाग्य भाव में है तो भाग्य से उसको बड़ा प्रबलता मिलेगी। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के धनार्जन में द्वितीय भाव, एकादश भाव, इस दो भाव के स्वामी केंद्र में बैठे 1 4 7 10, त्रिकोण में बैठे 1 5 9, तो उस व्यक्ति का निरंतर भाग्योदय होगा। लक्ष्मी विष्णु संयोग भी अगर हो जाता है तो क्या कहना। और इसके साथ साथ एक चीज मैं और कहूंगा, केवल धन के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। आपकी कुंडली में एक चक्र तैयार होगा, उसको अष्टक वर्ग कहते हैं। अष्टक वर्ग में 12 जो भाव है, एक भाव 30 डिग्री का है जो 360 डिग्री पर आता है। पूरा पृथ्वी 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी, 180 डिग्री 180 डिग्री में विभाजित है। तो ये जो 360 डिग्री के, जो 30-30 डिग्री के एक एक भाव है, 12 भाव, इसमें 9 ग्रह बैठते हैं। तो अष्टक वर्ग में इन भावों का मूल्यांकन किया गया है। जो इसमें ग्रह बैठते हैं इनको भी अंक दिया गया है। 4 अंक से ऊपर पाने वाला सर्वोत्तम माना जाता है, और भाव 28 से ऊपर पाने वाला सर्वोत्तम पाया जाता है। इसमें भी पूरा मूल्यांकन न करके मैं केवल धन योग का मूल्यांकन कर रहा हूं, ठीक ना, केवल धन योग का मूल्यांकन कर रहा हूं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में 28 से लेकर 45 तक अंक मिल सकते हैं। 38 अंक सर्वोत्तम अंक, उसकी कुंडली के 12 भाव में किसी में 28 है, किसी में 30 है, किसी में 32 है, किसी में 38 है। तो जिस भाव में 38 लिखा है, सपोज करिए कि सप्तम भाव में 38 लिखा है, ठीक ना, तो इसको हम केंद्र मानेंगे। अच्छा। इससे एकादश भाव अर्थात तीसरे भाव, सप्तम अष्टम नवम, ठीक। अच्छा। तो इससे जो तीसरा भाव है, इसके संदर्भ में उसका धन बढ़ेगा। अब सप्तम भाव है विवाह का भाव, भागीदारी का भाव, इसमें सबसे अधिक जो है 38 अंक है। इसका एकादश भाव है भाग्य भाव, नवम भाव। अब आप समझ लीजिए जैसे ही इसका विवाह हुआ, अच्छा, और जैसे ही इसने किसी के साथ भागीदारी में कोई व्यवसाय किया, इसका भाग्य चरमोत्कर्ष पर जाएगा। यह व्यक्ति भिक्षुक के घर में जन्म लेके अंबानी बन सकता है। अच्छा। हाँ, इसके लिए अंबानी के घर में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है।